नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो। हर रोज हम लेकर आते हैं और बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। आप भी आ सकते हैं शो में, अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। शुरुआत करनी है, शुरुआत को बेहतर बनाना है, या फिर अपने गोल्स पर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेजिए। आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर पर जाकर ये शो लाइव देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। ईमेल है yourmoney@nw18.com। तो काफी सारे तरीके जिनके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इस शो में। आज हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं। पूजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लेने से पहले आज बात करेंगे एनसीडीज की, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आखिरकार ये एनसीडी होते क्या हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इन्वेस्टर्स को इसमें पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं। तो बताइए पहले तो कि एनसीडीज होते क्या हैं और क्या फीचर्स होते हैं इसमें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। जैसे हम नाम से मैं उसे एक्सप्लेन करना शुरू करूं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जिसे आप शेयर्स में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, मतलब वो एक डेट प्रोडक्ट ही रहता है। एक डेट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है जो कंपनीज ऑफर करती हैं, और जिसमें इंटरेस्ट रेट आपको बैंक एफडी या कॉर्पोरेट एफडी से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और हम नॉर्मली एनसीडीज का चुनाव करते हैं तब हम कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखते हैं कि कंपनी AAA रेटिंग है, AA रेटिंग है, किस तरीके की रेटिंग है, उस हिसाब से हम एनसीडीज में निवेश करते हैं। नॉर्मली इन कंपनियों को जब वो डेट एक रेज करना होता है तो इस तरीके से एनसीडीज लॉन्च होती है। यहाँ तो आप डायरेक्टली कंपनी जब लॉन्च करती है तब निवेश कर सकते हैं, या तो फिर ये आपको सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड करते हुए ऑप्शन मिलता है खरीदारी का, या अगर आपको बेचना है तो। अब एनसीडीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिक्योर्ड और एक होती है अनसिक्योर्ड। अब जब हमें नाम से ही पता चलता है सिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब अगर आपने सिक्योर्ड एनसीडी खरीदी हुई है तो अगर बाय चांस कोई कंपनी का कोई कुछ डिफॉल्ट होता है तो आपको वो पैसा जो है वो कंपनी अपने असेट्स को लिक्विडेट करके पैसा आपको रिटर्न कर देती है। लेकिन जब अनसिक्योर्ड एनसीडी की बात आती है तब आपको इस तरीके की कोई ऑप्शन नहीं होती, इस तरीके की असेट बैक्ड नहीं होती है अनसिक्योर्ड एनसीडी में। हालांकि अगर आप देखें तो अनसिक्योर्ड में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें अगर डेट प्रोडक्ट चूज करना है और एफडी और कॉर्पोरेट एफडी के सामने थोड़ा बेहतर रिटर्न मिले ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है तो वहां पे आप अगर थोड़ी सिक्योरिटी देखें तो सिक्योर्ड एनसीडी का चुनाव करें। फिर जब हम बात करते हैं बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी या एनसीडी की, तो कैसे चुनाव करना है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मैं कहूंगी वो है लिक्विडिटी का, जो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एडवांटेज है दीपाली। जैसे बैंक एफडी वैसे फिक्स्ड होती है कि आप उसे फिक्स्ड मैच्योरिटी के जैसे काम करते हैं, एनसीडी भी फिक्स्ड मैच्योरिटी के जैसे ही काम करती है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और उसमें भी कूपन रेट फिक्स्ड होता है। लेकिन बैंक एफडी आप वैसे लिक्विडेट नहीं कर सकते, लेकिन एनसीडी आप सेकेंडरी मार्केट में जाके आपको बेचना है, आप बेच सकते हैं कभी भी। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर यहाँ पे ये है कि अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो आप बैंक एफडी तुड़वा के पेनाल्टी पे कर देते हैं, जो भी 1%, 2% अगर आपको पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट की, आप पैसा ले सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन एनसीडी में कोई गारंटी नहीं है कि जब आप बेचने जाएंगे तब सामने कोई आपको बायर मिलेगा। तो ये एक चीज है, ये एक मेजर मैं कहूंगी डिफरेंस है बैंक एफडी और एक एनसीडी में। फिर जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैंने कहा एनसीडी सिक्योर्ड मिलती है तो आप डेफिनेटली सिक्योर्ड ऑप्शन ले सकते हैं, अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाला। एंड बैंक एफडी में हमको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, तो वहां एक सिक्योरिटी है। हालांकि कॉर्पोरेट एफडी में आपको इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती है। तीसरी बात अगर मैं कहूं तो इंटरेस्ट रेट में आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है एनसीडीज में, एंड आप इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का भी फायदा उठा सकते हैं। अब जब हम टैक्सेशन की बात करें, जो लास्ट पार्ट है टैक्सेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एफडी और एनसीडी में, तो इंटरेस्ट जो है वो तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से एज पर टैक्स स्लैब आपको
टैक्स लगेगा इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन क्योंकि एनसीडी में जैसे मैंने कहा कि आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है, तो वो कैपिटल अप्रिसिएशन में कैपिटल गेन होता है। तो नॉर्मली जब हम लिस्टेड सिक्योरिटीज या लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड एनसीडीज की बात करते हैं, तो 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म गेन होता है। अगर आप बेचते हैं, आप निकल जाते हैं, तो उसमें आपको एज पर टैक्स स्लैब लगेगा। लेकिन 1 साल के ऊपर अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप अनलिस्टेड जाते हैं, अनलिस्टेड एनसीडी में निवेश करते हैं, तो वहां पे 3 साल का होल्डिंग पीरियड हो जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वही एज पर स्लैब, और लॉन्ग टर्म आपको 20% विदाउट इंडेक्सेशन। सो अगर मैं इसको एक इसका एक तात्पर्य निकालूं, तो अगर आप एक मीडियम रिस्क टर्म इन्वेस्टर हैं, डेट में निवेश करना चाहते हैं, एफडी और कॉर्पोरेट एफडी के सामने थोड़ा एक बेटर ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, तो सिक्योर्ड एनसीडी का आप चुनाव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म आप कोई भी शॉर्ट टर्म एनसीडी का चुनाव कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग ध्यान से देखें। एंड बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं, जो टैक्सेशन के हैं या मंथली विड्रॉवल्स हैं, एनुअल विड्रॉवल्स है, वो आपको आपके कैश फ्लोज के हिसाब से आपको कैसे जरूरत है, आप वैसे चुनाव कर सकते हैं। जी ठीक है, तो चलिए पूजा ने काफी इलेबोरेट वे में सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया। एनसीडी से रिलेटेड होते क्या हैं, टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है, एफडी से कैसे अलग हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपने सवाल तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं ही। चलिए अब सवालों को शुरू करते हैं लेना। और राजीव शुक्ला पंचकुला से पहले और हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम ने अपना पोर्टफोलियो आपके पास भेजा हुआ है। मेरा ये है कि अभी हमारे जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो में आपकी एडवाइस चाहिए कि ये हमारे सारे करेक्ट फंड है या मैं इसमें से कुछ निकल करके किसी दूसरे उसमें जाऊं। और दूसरा क्वेश्चन ये मेरा है कि अगर सेम फंड हाउस को मैं स्विच करता हूँ किसी दूसरे में, तो क्या उसमें कोई चार्जेस वगैरह एप्लीकेबल होते हैं। और मेरा 10 साल का हॉराइजन है और इन्वेस्टमेंट का, और 10,000 में और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मीन्स 22,500 का मेरा SIP चल रहा है और मैं 10,000 इसको और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो प्लीज सजेस्ट मी अबाउट माई पोर्टफोलियो। ओके पूछ लेते हैं। तो पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। 24,000 के आसपास की SIP चल रही है आपकी, और जो आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 30 लाख के आसपास है, और 5 साल में 25 लाख का टारगेट है बेटे की शादी के लिए। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। इनके 2-3 गोल्स हैं रिटायरमेंट के लिए। 10 साल बाद इनको 3 लाख की मंथली इनकम तो चाहिए ही, इसके अलावा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ये आए चाहिए, और बेटे की शादी के लिए भी 25 लाख का टारगेट है। बताइए 10,000 एडिशनल इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, कहाँ करें, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं राजीव जी ने जो 2 टारगेट्स मेंशन किए हैं उसके लिए दाद दूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने टारगेट सेट किया है। लेकिन एक चीज में यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगी। एक जो आपका टारगेट है ना राजीव जी, 5 साल के अंदर आपको बेटे के शादी के लिए जो पैसा आपको चाहिए 25 लाख के आसपास आपने मेंशन किया, आपके पास ऑलरेडी एक 30 लाख की राशि है जो आपका पोर्टफोलियो आप कितने टाइम से करे आ रहे हैं उसमें जुटा हुआ है। तो उसमें से अगर हम 15 लाख को अलग रख के 5 साल के लिए सिर्फ अजम्पशन 10% के हिसाब से लेके चले, तो आप एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो अलग से रखें, क्योंकि आपका गोल विद इन 5 इयर्स आने वाला है। एंड अभी 3 से 5 साल के अंदर अगर कोई गोल आ रहे हैं तो उसकी प्लानिंग अभी से आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हाइब्रिड पोर्टफोलियो अलग से आप मेंटेन करें, जिसमें आप थोड़ा बहुत मल्टी असेट शामिल कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज शामिल कर सकते हैं, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप शामिल कर सकते हैं, SBI ब्लू चिप है, HDFC फ्लेक्सी कैप है। इससे आपका एक गोल जो है वो टिक मार्क हो गया। अब जो आपका दूसरा गोल है रिटायरमेंट की तरफ, जब मैं देख रही हूँ कि रिटायरमेंट में आपने ऑलरेडी एक गोल सेट करके रखा है कि आप चाहते हैं कि आपको SWP चाहिए, वो भी 3 लाख प्रति माह। अब हम जब रिटायरमेंट की बात करते हैं ना राजीव जी, तो हर महीने जो आपका खर्च है वो आपको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब 60 से लेके 80 तक की अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी समझ के चलूं, तो आपको 3 लाख के हिसाब से जो 60 पे जो कॉर्पस लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ का कॉर्पस लगेगा, अगर आप हर महीने 3 लाख की रकम चाहते हैं 20 साल तक, जिसमें मैंने पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन रियल रेट ऑफ रिटर्न सब कैलकुलेट किया है। तो 5 करोड़ की राशि के लिए अभी से आपको अप्रोक्सीमेटली 1,95,000 की SIP लगेगी, जो
अभी आपने जो शुरू कर रखी है वो सिर्फ 22,500 है। तो आप देख रहे हैं जो गैप क्या है। सो हालांकि जो अभी आपका जो 22,500 और आप 10,000 एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, वो जो आपका हाल में जो करंट पोर्टफोलियो है उससे आप रिटायरमेंट 10 साल के अंदर 1 से सवा करोड़ के आसपास की राशि जुटा पाएंगे, जिससे आप 20 साल में जो SWP लेंगे वो 1 लाख के आसपास होगी, 80,000 से 1 लाख के आसपास। तो अब मैं आपको गैप समझा रही हूँ कि एक जो गैप है ना वो आपका 3 गुना बढ़ रहा है। आप करंट जो आपका पोर्टफोलियो उससे आप रिटायरमेंट में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ ही SWP ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी SWP 3 लाख तक ही आपको चाहिए, तो आपको आपका SIP जो है वो बहुत ही मार्जिन से बढ़ाना होगा। जैसे अभी सिर्फ 30,000 या 35,000 के आसपास बनेगा, वो आपको सीधा 1,90,000 के आसपास की SIP अभी करनी होगी, तब जाके आप वो 3 लाख प्रति माह की SWP कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने इसमें रिपीट की, आप ये नंबर्स नोट डाउन करके अपनी प्लानिंग करें। ऑल्सो प्लानिंग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए सिर्फ SIP पे निर्भर ना करना पड़े, तो आपके ग्रेच्युटी, पेंशन या आपने कभी कोई पहले इन्वेस्ट किया होगा, उन सबका आप कैलकुलेट करें और देखें कि कितना पैसा वहां से बनेगा, और फिर कितना गैप है तो फिर उतने की ही आप SIP बढ़ाइए। ठीक है। फंड्स की बात करूं तो आप HDFC टॉप 100 कंटिन्यू करें, SBI फोकस्ड इक्विटी कंटिन्यू करें, कैनरा इमर्जिंग इक्विटी कंटिन्यू करें, लेकिन जो SIP बढ़ा रहे हैं उसमें डेफिनेटली एक मिड कैप स्मॉल कैप डालने की मैं आपको सलाह दूंगी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इस तरीके से आप पूरे पोर्टफोलियो को प्लान करें। आपने 2-3 AMC में रिपीटेडली निवेश किया है, तो आपने जो सवाल किया स्विच, आप कोई भी स्विच करेंगे विद इन AMC या विदाउट कोई और दूसरी AMC में, स्विच इज कंसिडर्ड एज रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के आपके जो कानून होते हैं, जो कैपिटल गेन या एग्जिट लोड के, वो वही लगेंगे स्विच के वक्त भी आपको। तो इस तरीके से पूरा पोर्टफोलियो प्लान करें। बच्चे के शादी के लिए अलग से एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाएं और खुद की रिटायरमेंट के लिए आप जुटा लें कितना आपने पहले कहीं कोई निवेश किया है, और अकॉर्डिंगली SIP को बढ़ाइए। जी चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर पूरा डिटेल्ड रिव्यू किया है पूजा ने, उसी के हिसाब से आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। आप सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। विशाल शर्मा ने भेजा है दिल्ली से। 30,000 की इनकी मंथली SIP चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 16 लाख। टारगेट क्या है? 11 ईयर्स में 1.5 करोड़ का। अब इनका पोर्टफोलियो देखें तो HDFC फोकस 30 में 5,000 पर मंथ, एडलवाइज मिड कैप में 5,000 पर मंथ, साथ ही पराग पारिक टैक्स सेवर में 5,000, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा में 5,000। तो यानी टोटल 6 फंड्स हैं, 5,000 ईच ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 1.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो बताइए कैसा लगा पूजा इनका पोर्टफोलियो आपको, और साथ ही इनके गोल पर आपका सजेशन। बिल्कुल। सबसे पहले तो दीपाली, इनका जो रिक्वायरमेंट है और उनकी जो करंट SIP है वो काफी मैच हो रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि 1.5 करोड़ की राशि जो वो चाहते हैं 11 साल में, तो उसके लिए ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में 16 लाख उन्होंने जमा कर लिए हैं। तो जो एडिशनल SIP, मतलब जो SIP और लगेगी अभी से, वो 33,000 की वैल्यू आ रही है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर मैंने 12% अज्यूम किया है तो। और उनके SIP 30,000 की चल रही है, तो अगर वो महज 3 से 5,000 की SIP बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा ले। जो पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि 16 लाख उन्होंने ऑलरेडी इकट्ठा किया है, तो पोर्टफोलियो पिछले 2 या 3 साल से तो चल ही रहा है, तो मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा कोई चेंजेस करने हैं, क्योंकि कोई भी पोर्टफोलियो SIP को ग्रो होने को थोड़ा टाइम देना चाहिए बिफोर मैं उसमें कोई और चेंजेस लाऊं। और हम देख ही रहे हैं पिछले 6 महीने 1 साल से वैसे ही इतनी वॉलेटिलिटी है, तो हमें और 1 साल देना चाहिए अगर पोर्टफोलियो में कोई मेजर चेंजेस करना हो तो। हाल में एक चीज खाली पॉइंट आउट करूंगी, इन्होंने 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं। 2 स्मॉल कैप लेने में प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट 10,000 के आसपास की बढ़ती है, मतलब ऑलमोस्ट इनका 1/3 स्मॉल कैप में जा रहा है। अगर ये यंग इन्वेस्टर हैं और ये इक्विटी को समझ सकते हैं तो स्मॉल कैप में हाई एक्सपोजर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रिस्क को नहीं समझ सकते और ये पैनिक हो जाते हैं सिचुएशन में, तो आप एक स्मॉल कैप को बंद करके या तो आप फ्लेक्सी कैप में उसे शिफ्ट कर दें या एक लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर दें। बस यही एक सलाह रहेगी मेरी। जी ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सजेशंस दिए गए हैं। आपके गोल पर भी 33,000 की SIP करेंगे तो गोल को हासिल कर लेंगे, और रही बात थोड़े से चेंजेस आप कर सकते हैं, ऑल्दो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, कुछ और कॉलर से करते हैं बातचीत। विजय कुमार पांचोली सूरत से हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
मैंने आपको ईमेल किया है। मेरा अभी 5 SIP चल रहा है और मैं लगभग 9 मंथ से कर रहा हूँ। 48,000 मेरा अभी है अमाउंट टोटल। और मैं 60 ईयर में कितना है मेरे करोड़ 3 करोड़ का है। तो 33 इयर्स में 60 इयर्स ऑफ द एज, यानी अभी 27 साल उम्र है तो 33 साल बाद आपको 3 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल 5,000 के SIP कर रहे हैं, 48,000 हो चुके हैं इस पोर्टफोलियो में। पूजा, इनके 5,000 के SIP के लिए उन्होंने 5 ही फंड चुने हुए जिसमें 1,000 ईच कर रहे हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव फंड। कंसीडरिंग कि इनके पास टाइम होराइजन काफी है अपने गोल को हासिल करने के लिए, बट कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस इनके चॉइस ऑफ फंड्स पर आपके कमेंट्स। जी देखिए, सबसे पहले दीपाली एक चीज हम नोट करें कि एक तो 27 साल के हैं विजय जी। बहुत खुश हूं मैं कि आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली। आपके पास 33 इयर्स है। आज हम देख रहे हैं काफी लोग 50 के बाद जागते रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जब 10 साल में हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ जुटाना कितना डिफिकल्ट था, हमने आज ही देखा। तो वो चीज को सेम ही अमाउंट है और मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो आपको 5,000 जो आपकी चल रही है ना, वही SIP से आप इजीली ये 3 करोड़ का टारगेट आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय है। हम कहते हैं ना, टाइम इज मनी, आपके पास समय है। पोर्टफोलियो की बात की जाए ना दीपाली, सारे ही अच्छे फंड्स हैं, वेल डिवर्सिफाइड है। एक मल्टी कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है। तो आप पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन खाली एक राय है कि आपने एक गोल तो टिक मार्क कर दिया, बाकी भी तो गोल्स आएंगे ना विजय जी। जैसे आप शादी होगी, बच्चों की पढ़ाई, घर, गाड़ी, तो हर एक गोल की प्लानिंग करें। उसमें आपको कितना अमाउंट चाहिए, उसके लिए अलग से अगर कोई SIP लगानी है तो एक स्मॉल कैप शुरू कर सकते हैं, तो इसी में आप टॉप अप कर लीजिए जी। ओके, चलिए, तो एक स्मॉल कैप फंड और जोड़ सकते हैं। रही बात टाइम होराइजन 33 इयर्स का है, तो आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। एक फंड और ऐड कर सकते हैं। प्रशांत है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रशांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम दोनों को ही नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सिस बैंक में मेरे एक्सिस म्यूचुअल फंड में मेरी 2 चल रही है जो मैंने आपको दिया भी है, और तीसरी है मेरा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। मेरा कहना ये है कि इसमें मैं 3 साल से 20 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिल रही। तो मैंने अभी इसमें जो SIP मेरी चल रही थी, मैंने वो रोक के रखी हुई है। अब मैं क्या इसको कंटिन्यू करूं या इससे विड्रॉ कर लूं, क्योंकि उसमें जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको तो मैं 3 साल। तो आपने ये दोनों फंड्स में SIP रोक दी है, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस फोकस 25 दोनों? ब्लू चिप में भी रोक दी और फोकस 25 में भी रोका हुआ है मैंने। दोनों में 8,000 की थी। और लमसम कहाँ डाले हुए हैं आपने 3 लाख रुपए? वो उसमें डाल रखे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म जो ELSS फंड का नाम याद है आपको? जी ओके, ELSS ठीक है। जो फंड तो आपके आप बोलिएगा। कोई फंड हाउस का नाम तो होगा ना सर? मैं बता तो रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एक्सिस फंड जो है, लॉन्ग टर्म जो ELSS की जो स्कीम है उसमें। अच्छा, एक्सिस का ही आपने ELSS लिया हुआ है, ये आप बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं। ओके, और वो मेरी जो वो उसका ठीक है वो NAV 77 की है, वो ली हुई 77 रेट है उसका, और आज 69 चल रहा है उसका। ठीक है जी, तो मुझे बताइए मैं इनमें बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए चलिए, अच्छी बात यह है कि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं पूजा, ये अपने फंड्स की NAV भी ट्रैक कर रहे हैं। दूसरी बात 65, आपकी एज कितनी है सर? 65। तो 65 इयर्स इनकी एज है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इन्होंने लिया हुआ है जो कि ELSS फंड है। कंसीडरिंग इनकी एज, क्या इनको ELSS फंड की जरूरत है पूजा, जहां पे 3 लाख लमसम रखे हैं? कंटिन्यू करें, क्या करें आप बताइए। बाकी इनका सवाल क्लियर है। 8,000 रुपए 2 फंड्स में डाल रहे हैं, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फोकस 25। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इन्होंने फ्लोज रोक दिए हैं, होल्ड पर हैं। आपके सजेशन सब? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, ELSS अगर आपने एक मुश्त डाला हुआ है तो अभी आपने तभी तो ATC का डिडक्शन ले लिया होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है
कि तीनों ही फंड्स आपने एक ही फंड हाउस के चुने हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं, पिछले 2 से 3 2020 से आपने शुरू किया हुआ है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन वैसे ही थोड़ा कम ही रहा है। अगर आप देखा जाए तो दूसरे फंड हाउसेस के मुताबिक, उसमें भी आपने एक ही फंड हाउस की सारी एसआईपी ले रखी। तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि हम हमेशा जो कहते हैं कि आप एएमसी डाइवर्सिफाई करें, आप एक एएमसी का एक ही फंड रखें आपके पोर्टफोलियो में, सारे ही फंड्स आप ना रखें, क्योंकि एक्सिस ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं हमें। फंड हाउस से, फंड मैनेजर से या उनकी फंड स्टॉक सिलेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट का होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है ड्यूरिंग दिस वॉलेटिलिटी पीरियड के समय में। ग्रोथ स्टाइल नहीं चला है, जिसमें से एक्सिस के कुछ ऐसे पिक्स भी रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स जो उन्होंने ले रखे थे, जहां उन्हें उस तरीके के वैल्यूएशंस नहीं मिले। लेकिन वहां अगर आप और 6 महीना रुकेंगे तो आपको धीरे धीरे वहां पे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये बात तो तय है कि आपको रिटर्न में कोई आपको लॉस नहीं होगा अगर आप उसे और 1 साल तक रखेंगे तो रिटर्न्स आ जाएंगे। लेकिन एक चीज बहुत जल्दी से आपको चेंज करनी है कि आप एसआईपी एक ही चालू रखें। आप चाहिए एक्सिस ब्लू चिप पकड़िए, आप वो एक ही चालू रखें। जो दूसरे हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म में अगर आपने एसआईपी रखी है या फोकस में, उसे आप स्विच कर दें, क्योंकि आप 65 के हैं। ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर आपके लिए कितना होना चाहिए वो आपके गोल्स के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर हमको समझ में आएगा कभी कि आपके क्या गोल्स है, कितने समय तक है, उस हिसाब से आपको दूसरे एसआईपीज की मैं सजेस्ट कर पाऊंगी अगर आपको मिड कैप या फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गोल तो आपको अलग से डिसाइड करना है, लेकिन अभी जो हम फिलहाल इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो यही है कि आप एक ही एक्सिस फंड रखें, बाकी सबसे आप निकल जाइए। दूसरे कोई फंड की एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। फोकस में अगर आपको शुरू करना है आप एचडीएफसी फोकस 30 शुरू कर सकते हैं, लेकिन फंड हाउस या स्कीम में कोई और दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा वेट करेंगे विद इन 6 months to 1 year तो आपको रिवाइव होता हुआ दिखेगा एक्सिस की भी सारी स्कीम्स। जी ओके, चलिए, तो ये है आपके पोर्टफोलियो पर सजेशंस, उसके हिसाब से आप बनाइए रणनीति। शुक्रिया पूजा, आप शो में आए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प की, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। समय की कमी है, इसलिए जाते जाते आपको पूजा के टॉप 4 फंड्स के साथ छोड़ जाते हैं। आप नोट कर लीजिए पूजा की वो चॉइसेस हैं जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एचडीएफसी फोकस 30, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। थैंक यू पूजा फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।